जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली की दीवारें और भी ज़्यादा डरावनी होती गई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद जिंदा हो चुकी है और हर कदम पर उन्हें देख रही है। आधी रात के करीब तीनों ने हवेली के पुराने तालाब के पास पहुंचकर अनुष्ठान को पूरा करने की तैयारी की। आदित्य ने एक विशेष दायरा बनाया जिससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता था। आज हम अपनी लाइब्रेरी से जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है भूत बंगला और किराएदार पार्ट 3। करण ने हवेली से जैसे तैसे अपनी जान बचाई थी, लेकिन उसके मन में अब भी सवालों का अंबार था। राघव कहाँ है और वो रहस्यमयी आत्मा कौन थी जो उसे हवेली में हर जगह दिख रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वो अपने दोस्त राघव को बचा पाएगा या वो भी हमेशा के लिए उस हवेली के श्राप का हिस्सा बन चुका है। करण ने राघव को खोजने की ठान ली थी, लेकिन अब हवेली के अंदर जाना उसके लिए पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका था। उसे पता था कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने शहर से अपने 2 करीबी दोस्त आदित्य और नेहा को मदद के लिए बुलाया। आदित्य एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था जो आत्माओं और रहस्यमयी घटनाओं की जांच करता था, और नेहा मनोवैज्ञानिक थी जो इंसानी दिमाग की जटिलताओं को समझने में माहिर थी। तीनों ने योजना बनाई कि वो हवेली के अंदर जाएंगे और राघव के गायब होने की गुत्थी को सुलझाएंगे। आदित्य और नेहा के साथ करण जब हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो हवेली और भी ज़्यादा खामोश और डरावनी लग रही थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक गहरी सांस लेकर अंदर कदम रखा। हवेली में दाखिल होते ही उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। ये जगह पहले से भी ज़्यादा ज़िंदा लग रही थी। दीवारों पर अजीब सी आड़ी तिरछी लकीरें उभर रही थी, जैसे कोई अंदर से उन्हें खींच रहा हो। आदित्य ने अपने उपकरणों से हवेली की एनर्जी का मुआयना करना शुरू किया। उसने बताया कि यहाँ कुछ भयानक घटा था, पर यह सिर्फ एक साधारण आत्मा की कहानी नहीं है। यह जगह एक बहुत बड़ी घटना से बंधी है। उसने बताया कि यहाँ सिर्फ एक आत्मा नहीं, यहाँ कई आत्माएं फंसी हुई हैं। यह सुनते ही करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। राघव के बारे में सोचते हुए उसे महसूस हुआ कि वे सिर्फ राघव को नहीं बल्कि खुद को भी बचाने के लिए यहाँ आए थे। तभी अचानक नेहा ने हवेली के एक कोने में छिपी एक दराज को देखा जिसे पहले किसी ने नहीं खोला था। दराज के अंदर एक और पुरानी डायरी मिली, पर यह डायरी ज़मींदार की नहीं थी, ये किसी और की थी। वो डायरी उस प्राचीन श्राप की असली कहानी कह रही थी। डायरी में लिखा था कि यह हवेली और तालाब का श्राप एक प्राचीन अनुष्ठान का परिणाम था। सैकड़ों साल पहले इस जगह पर एक रहस्यमयी अनुष्ठान किया गया था जिसमें कई लोगों की बलि दी गई थी। उन बलि दी गई आत्माओं ने यहाँ हमेशा के लिए खुद को इस जगह से बांध लिया था, और तब से ही ये हवेली और तालाब श्रापित हो गए थे। जो भी इस जगह पर आता वो उन आत्माओं का शिकार बन जाता। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी थी, जो भी इस श्राप को ख़त्म करना चाहेगा उसे अनुष्ठान की अधूरी प्रक्रिया को पूरा करना होगा, लेकिन जो भी इसे करने की कोशिश करेगा वो भी उस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। करण, आदित्य और नेहा अब इस डरावनी सच्चाई के सामने खड़े थे। अगर वे राघव को बचाना चाहते थे तो उन्हें श्राप को ख़त्म करना होगा, पर इसकी कीमत क्या होगी? क्या वो खुद भी इस खेल का शिकार बन जाएंगे? तीनों ने फैसला किया कि वो इस अनुष्ठान को पूरा करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें रात का इंतज़ार करना होगा।
जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली की दीवारें और भी ज़्यादा डरावनी होती गई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद जिंदा हो चुकी है और हर कदम पर उन्हें देख रही है। आधी रात के करीब तीनों ने हवेली के पुराने तालाब के पास पहुंचकर अनुष्ठान को पूरा करने की तैयारी की। आदित्य ने एक विशेष दायरा बनाया जिससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, हवेली में हलचल बढ़ गई। तालाब के पानी से अचानक बुलबुले उठने लगे और नीचे से वही जली हुई औरत का चेहरा फिर उभर आया जो करण ने पहले देखा था। औरत की आत्मा चिल्ला रही थी, तुम्हें अनुष्ठान ख़त्म करना होगा, लेकिन इस बार इसकी कीमत और ज़्यादा होगी। करण, आदित्य और नेहा समझ गए थे कि इस खेल का अंत आसान नहीं होगा। अचानक राघव की आवाज़ सुनाई दी, मुझे बचाओ। करण ने उसकी आवाज़ की दिशा में देखा। राघव तालाब के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन वो कोई सामान्य इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो खुद अब उस श्राप का हिस्सा बन चुका था। राघव ने करण का नाम चिल्लाया, लेकिन तभी आदित्य ने चेतावनी दी, यह अब राघव नहीं है, ये श्राप का हिस्सा बन चुका है। अगर तुमने इसे छूने की कोशिश की तो तुम भी इस श्राप में बन जाओगे। करण के लिए ये सबसे मुश्किल फैसला था, अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद का बलिदान कर देना या फिर उसे हमेशा के लिए उस श्रापित दुनिया में छोड़ देना। आखिरकार करण ने वो कदम उठाया जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। उसने राघव को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। जैसे ही उसने राघव का हाथ पकड़ा, एक ज़ोरदार चीख हवेली के हर कोने से गूंजने लगी। हवेली हिलने लगी, दीवारों से खून बहने लगा और तालाब का पानी काला हो गया। करण और राघव को तालाब ने अपनी गहराइयों में खींच लिया। आदित्य और नेहा ने देखा कि हवेली खुद को समेट रही थी, जैसे वो इस खेल का अंत करने वाली हो। उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो गए। आखिरी बार हवेली की खिड़कियों से उन्होंने करण और राघव की धुंधली परछाइयों को देखा, जो अब उस जगह का हिस्सा बन चुके थे। अब हवेली और तालाब के रहस्य का सच कभी उजागर नहीं होगा। गांव वाले कहते हैं कि हवेली के पास रात में किसी की आवाज़ें गूंजती हैं। कभी कभी लोग करण और राघव की बातें सुनते हैं, लेकिन अब कोई भी उस हवेली के करीब नहीं जाता। उस श्रापित हवेली का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो चुका है। करण और राघव के बलिदान की कहानी अब हवेली की दीवारों में कैद है, लेकिन जो भी उस हवेली के पास से गुजरेगा उसे हमेशा एक अजीब सी ठंड और किसी के साए का एहसास होगा।